पता है, हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया हूँ और मेरे साथ अभी एडवोकेट मनीष रणदिवे सर हैं जो सेक्रेटरी है नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के। मनीष जी के जो फादर हैं एडवोकेट अशोक रणदिवे सर, ये लास्ट 52 इयर्स से सिविल साइड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मनीष जी से हम ये जानकारी लेंगे कि सिविल साइड नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस तरह से चलती है। तो मनीष सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इस इंटरव्यू के लिए। आपका भी धन्यवाद। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो सूट डालने की क्या प्रक्रिया है यहाँ पर? सर जनरली तो सिविल आम जैसे अदर साइड में फाइल होता है वैसे ही यहाँ पे भी फाइल होता है। सिविल सूट फाइल करते वक्त अपने को एक प्रेजेंटेशन फॉर्म रहता है, वो प्रेजेंटेशन फॉर्म के साथ अपने को क्लाइंट की कॉपी देना पड़ता है। क्लाइंट की कॉपी के साथ फिर रजिस्टर पत्ता, वकालतनामा, फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के बाद जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रहती है उसके बाद अपने को अदर साइड को नोटिस जाए इसलिए अपने को एक प्रोसेस फॉर्म भी भरना पड़ता है। अदर साइड की कॉपीज भी उसके साथ अपने को एनक्लोज करना पड़ता है, और एक डिक्री के लिए एक अपने को एडिशनल एक एक्स्ट्रा कॉपी देना पड़ता है क्लाइंट की। तो इतनी सारी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने के बाद अपन आम तरीके से जो हमारे यहाँ एक खिड़की योजना है हमारे कोर्ट में सिविल सूट फाइलिंग के लिए, तो एक खिड़की योजना में हम वहाँ प्रेजेंट कर देते हैं सूट, तो वहाँ वो रजिस्टर्ड हो जाता है। और सर, ये आपने प्रेजेंट किया जी। और आपको फाइनल सूट नंबर लगा जी। इसमें अंदाजन क्या समय जाता है? सर वैसे तो सिविल सूट फाइल जब करते हैं तब उसको फाइलिंग नंबर इमीडिएट आ जाता है, शाम तक अपने को मैसेज आ जाता है, और फिर वेरिफिकेशन में जैसे कुछ ऑब्जेक्शन रहते हैं या कुछ रहते हैं तो फिर वो 2-3 दिन में वो अपने को रेगुलर सिविल सूट या स्पेशल सिविल सूट का नंबर आ जाता है। और अलॉटमेंट ऑफ कोर्ट भी है, तो कौन से कोर्ट में वो गया उसकी टेंटेटिव डेट भी अपने को आ जाती है। अच्छा जी। और सर, इंजंक्शन एप्लीकेशन यहाँ पे जो मूव होता है जी। तो उसकी कोई एक अलग प्रक्रिया है? वैसे तो आमतौर पे जैसे मोस्टली अपन जब दावा दाखिल करते हैं, अब अगर अपने को अर्जेंसी है या कुछ स्टे चाहिए अपने को, तो इमीडिएट दावे के साथ ही मोस्टली फाइल होता है, तो वो स्पेशल दावा करके ट्रीट होता है। तो जैसे मैंने बोला जब भी 3 दिन रहते हैं या 4 दिन रहता है रेगुलर सिविल सूट को, लेकिन इंजंक्शन की एप्लीकेशन रही तो इमीडिएट सेम डे हो, जैसे अपन ने 1 बजे तक फाइल किया तो 3:30-4 बजे तक वो कोर्ट में चला जाता है। और उसी दिन अपने को अगर इंटरिम कोई ऑर्डर चाहिए रहता है स्टे का, तो इंटरिम ऑर्डर पे भी अपन एप्लीकेशन लगा के उसका हियरिंग सेम डे कर सकते हैं। तो एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए प्रे करते हैं और क्या वो होता है या? जनरली अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियरिटी रही और अपना आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट को लगा कि नहीं इस समय पे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अपने को एक्स पार्टी स्टे देना चाहिए, तो कोर्ट देता है स्टे। अगर उन कोर्ट को नहीं लगता है कि इतनी सीवियरिटी नहीं है तो 2-3 दिन की डेट रख के इशू नोटिस करके वो 3 दिन के बाद वो अर्जेंसी देख के फिर वो हियरिंग भी ले सकते हैं। तो सर, ये जब ये हियरिंग होता है मतलब इंजंक्शन एप्लीकेशन का टोटल हियरिंग बोलो जी, खत्म होने को अंदाजन से क्या समय? वैसे तो एज पर लॉ 30 डेज का पीरियड प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन बहुत से बार क्या होता है ज्यादा पार्टी रही तो उनको नोटिस जाने में, उनको सर्विस करने में थोड़ा समय भी लग सकता है, और उनका रिप्लाई जब तक आता नहीं तो हियरिंग के लिए समय लगता है। तो वैसे 1 महीने में 2 महीने में मैक्सिमम हियरिंग हो जाता है, लेकिन अगर सर्विस ज्यादा ही पॉसिबल नहीं हुई तो 2-3 महीने का समय लगता है डिस्पोज ऑफ होने में। जी जी। अब सर, ये थोड़ा मैं प्रेजेंटेशन स्टाइल पे आऊंगा कि जो आप दावा दाखिल करते हो हाँ, तो उसमें फिर वो स्टिचिंग कैसे होता है? सेंटर स्टिचिंग है कि आपका टैगिंग? जनरली हम टैगिंग ही करते हैं, जो लेफ्ट साइड में ऊपर का कॉर्नर रहता है उसी में हम टैग करते हैं। अगर बल्कि सूट्स रहे, बहुत ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड रहा तो फिर बहुत बार कोर्ट बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो सकते हैं या कुछ, तो फिर अपन स्पाइरल बाइंडिंग भी उसको कर सकते हैं। अच्छा, तो बल्कि वो तो हाँ, स्पाइरल बाइंड की रहा तो हो जाएगा। अगर छोटा सा रिकॉर्ड रहा तो उसको स्पाइरल करने की जरूरत जरूरत नहीं है, सिर्फ टैगिंग करके या फिर उसको अपन जो फ्लैग के साथ अपना फाइल के साथ फोल्डर आता है उसके साथ भी लगा के अपन दे सकते हैं। अभी सर, एक जो है कि जैसे हाईकोर्ट में एक सिस्टम है रेसिपी मूविंग जी, तो उसका कोई सिमिलर अलग नाम वाला चीज यहाँ पे है कि
मैटर मूव करने के लिए फास्ट? वैसे नहीं है, जैसे अपन जब जैसे जैसे अभी आपने पूछा कि टीआई वगैरह की अर्जी रही टेम्पररी इंजंक्शन की, तो उसको अर्जेंट हियरिंग के लिए भी हम एप्लीकेशन लगा देते हैं, उसमें 5 रुपए की टिकट लगा के। तो अपन यानी अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन ही है कि भैया हमारे मैटर में अर्जेंसी है, तो हम जज को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसकी हियरिंग करें। तो सेम डे, वैसे भी टीआई की एप्लीकेशन रही तो सेम डे हियरिंग होती है, ओके तो अर्जेंट हियरिंग में भी सेम डे हियरिंग होती है। सर, अभी ये पूछना चाहूँगा कि जो सिविल में काफ़ी सारी फाइलिंग होती है, जी। तो हर वकील साहब अपना कोई एक क्लर्क रखता है जो जी, जी। डिपार्टमेंट में काम करता है। उसको छोड़ के कोई ऐसे क्लर्क लोग हैं जो कोई वकील से जुड़े हुए नहीं है, हाँ। लेकिन वो इंडिपेंडेंट बेसिस पे आपसे कोई एक फी लेके काम करते हैं, प्रोफेशनल क्लर्क, ऐसे कोई है सर अपने यहाँ? यहाँ वैसे तो प्रोफेशनल क्लर्क है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के तरफ से हम स्पेशल क्लर्क को हम कार्ड भी देते हैं। बहुत से बार क्या होता है, नॉर्मल आदमी की आइडेंटिटी नहीं जाती है, या जज भी नहीं समझ पाता है कि ये आदमी सही में क्लर्क है कि नहीं है, क्योंकि किसी के चेहरे पे तो ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता है। तो हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के तरफ से, अगर उनके सीनियर की तरफ से वकील जो रहते हैं उनके तरफ से एक एप्लीकेशन आती है विद अलोंग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट पर्सन, और उनका वेरिफिकेशन करने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ऑफिशियली क्लर्क है करके वो वकील साहब का हम एक आइडेंटिटी कार्ड देते हैं। यानी उस कार्ड की वजह से कोई जज या कोई बाबू स्टेनो क्लर्क उनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉपरली उनका रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में जाता है और वो स्मूथली फंक्शन कर सकते हैं। बहुत से बार क्या होता है, जनरल आदमी गया तो बाबू उनको रिकॉर्ड नहीं दे सकते, क्योंकि अगर एक आदि का डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हुआ या कुछ गलत तरीके से हैंडल हो गया तो बाबू पे भी वो फिर इंक्वायरी बैठ रही है। तो इसीलिए वो ऑफिशियल क्लर्क अगर जाते हैं तो बाबू लोग भी सिक्योर हो जाते हैं, जो बैच क्लर्क रहते हैं, तो उनको आसानी जाती है। अभी सर मैं ये जानना चाहूँगा कि दावा दाखिल करते हैं तो उसको यहीं पे आके अफर्म करना पड़ेगा या नोटराइज दावा भी लेते हैं? नोटराइज भी हमारे यहाँ सोलम अफर्मेशन चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी बहुत सारे नोटरी अपॉइंट किए हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नेशनल लेवल पे भी नोटरी दिए। तो हमारे यहाँ नोटरियों की संख्या जो एडवोकेट नोटरी है बहुत है, तो उनकी तरफ से भी सोलम अफर्मेशन इवन इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाता है, हाई कोर्ट में भी नोटरी का रिप्रेजेंटेशन जाता है, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है। मतलब ये एक थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि सपोजिंग आपने एक दावा दाखिल किया है, प्लेंटिफ इज फ्रॉम नागपुर एंड डिफेंडेंट इज से आउट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात में है या दिल्ली में, और डब्ल्यूएस जो फाइल करना है रिटर्न स्टेटमेंट, तो क्या वो रिटर्न स्टेटमेंट वो वहाँ पे मतलब ऑफ कोर्स वकील बना के देगा, वो प्रिंट आउट लेगा और वहाँ पे सपोज दिल्ली में उसने नोटराइज किया और उसने यहाँ के वकील हमारे भाई को भेजा, तो कोर्ट वो लेगी? यस यस, इवन ये तो नेशनल का हो गया। अपने यहाँ तो अभी इंटरनेशनल से भी, जैसे अमेरिका है, कोई कनाडा में है, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड है वो छोटा हो गया है, तो इफ दैट इज प्रॉपरली सोलमनाइज्ड और अगर उसमें प्रॉपर वोट लेके वो सबमिट किया है, तो इवन अमेरिका का भी नोटराइज किया हुआ डब्ल्यूएस यहाँ अपन कोर्ट लेते हैं, कोर्ट लेती है। जी 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 जी, क्योंकि इट मस्ट बी इन प्रॉपर फॉर्म। ओके, ये एक बहुत बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने ली है, मतलब इंटरनेशनल हाँ बहुत से मैटर है। अभी जैसे अभी देखो नागपुर का आदमी अमेरिका में भी काम कर रहा है, कनाडा में भी काम कर रहा है, तो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, उनके शादी यहाँ हुई है तो यहाँ के कोर्ट पे ज्यूरिसडिक्शन है, या फिर अमेरिका का आदमी की नागपुर में प्रॉपर्टी अगर वो यहाँ से रहता हो, बिलोंग करता हो, उनके यहाँ का पार्टीशन का सूट हो या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट हो, तो ऐसे वक्त वो बार बार नहीं आ सकते, तो इवन दे कैन गिव द पावर ऑफ अटर्नी। तो पावर ऑफ अटर्नी देके भी यहाँ काम चलता है जी। और सर प्लीडिंग जो फाइल होती है वो इंग्लिश में या मराठी में किस तरह? जनरली डिस्ट्रिक्ट प्लेस में तो इंग्लिश में ही करते हैं, क्योंकि क्या होता है मराठी में करना यानी जो ये है तो वो थोड़ा सा बहुत से लोगों को डिफिकल्ट पड़ता है। और नागपुर में कैसे है, सभी रिलीजन के, सभी पैटर्निटी के, यानी जो वकील है हर एक तरीके के वकील हैं, ऐसे ही नहीं कि वो दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र, यहाँ उत्तर प्रदेश के भी है, एमपी से भी है, बहुत की जगह से लोग यहाँ स्थायिक हुए हैं, अलग अलग डिफरेंट भाषा के, तो उनको जनरली इंग्लिश ही वो प्रेफर करते हैं। लेकिन मैंने मोहफूजिल में देखा तालुका प्लेसेस में जो नागपुर से कनेक्टेड 12 तालुका है, तो वहाँ मराठी में भी काम चलता है,
वहाँ के लोग मराठी में भी ट्रेडिंग करते हैं, डब्ल्यूएस भी मराठी में आता है, इवन एविडेंस भी मराठी में होता है। अच्छा। हाँ, तो दे आर फीलिंग गुड, क्योंकि उनको हैबिट हो चुकी है। हैबिट हो गई है। सर अभी ये जानना चाहूंगा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या मराठी और इंग्लिश में कर सकते हैं? डिपेंडिंग है कि अपन जो वकील है काम कर रहे हैं उसको कौन सी लैंग्वेज में आर्गुमेंट करना अच्छा लगता है। अगर वो खुद को मराठी में अच्छा प्रेजेंट कर सकता है या हिंदी में खुद को अच्छा प्रेजेंट कर सकता है या इंग्लिश में, तो जो उसको आसानी से अच्छा लगता है, कोर्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि आप इंग्लिश में ही आर्गू करो। अगर उनको अपने क्लाइंट के फेवर में अगर वो लगता है कि नहीं भैया मैं मराठी में बहुत सुंदर आर्गुमेंट कर सकता हूँ, मैं अच्छा कोर्ट को कन्विंस कर सकता हूँ, तो वो मराठी में भी करते हैं और कोर्ट उनको रिस्ट्रेन नहीं करते। सर अभी एक पूछना चाहूंगा कि ऐसे कोई स्पेसिफिक कोर्ट का कॉन्सेप्ट है क्या? मतलब प्राइवेट पार्टी के डिस्प्यूट फॉर एग्जांपल कोर्ट रूम नंबर 1 to 4 में जाएंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट के, ऐसा कोई वैसे नहीं है। तो सिविल साइड में तो ओनली रेगुलर सिविल सूट और स्पेशल सिविल सूट दो ही कैटेगरी है, तो दो ही कैटेगरी के सूट जाते हैं। रेगुलर सिविल सूट जो है यानी जूनियर डिवीजन वगैरह के, यानी जिनकी फाइनेंस यानी जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, आर्थिक जो ये है 5 लाख के नीचे जो रहते हैं वो जूनियर डिवीजन को है, 5 लाख के ऊपर के जो सूट है वो सीनियर डिवीजन को है। सिर्फ अभी यहाँ हमारे यहाँ जो है फाइनेंशियल कोर्ट फॉर्म हुए हैं, कमर्शियल कोर्ट फॉर्म हुए हैं, तो स्पेशल कोर्ट को जो ये दिया है उनका जुरिस्डिक्शन, तो इन रिलेटेड टू कमर्शियल जो रहते हैं वो उनके यहाँ जाते हैं। अच्छा, बाकी ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। और सर ये जो एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं हमारे, तो वो क्या मराठी इंग्लिश या दोनों में होते हैं? जनरली जूनियर डिवीजन कोर्ट में मराठी में भी होते हैं, सीनियर डिवीजन में भी मराठी में होते हैं। डिपेंड करती है कि क्लाइंट की भाषा क्या है। बहुत सी बार हिंदी साइडर क्लाइंट आया तो वो बोलता है कि नहीं मुझे मराठी नहीं समझती है, तो फिर उनकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन या डिपोजिशन रहता है वो हिंदी में होता है, लेकिन कोर्ट जो लिखता है तो वो मराठी में। हाँ, और फिर ऑर्डर्स मराठी इंग्लिश कौन से? ऑर्डर बहुत से कोर्ट इंग्लिश में भी काम करते हैं, बहुत से कोर्ट अभी मराठी में भी काम कर रहे हैं। तो जितना यानी कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सी भाषा में काम करना अच्छा लगता है, या फिर वो न्याय देने की प्रवृत्ति यानी उनकी जो रहती है, वो मराठी में भी अभी बहुत से कोर्ट में काम करते हैं। जी जी। तो सर एक कॉन्सेप्ट पूछना चाहूंगा जिसको एक स्पेशल कॉन्सेप्ट कहते हैं कि अभी आप लोग भी तालुका कोर्ट जाते होंगे, तालुका के जो हमारे भाई है वो भी नागपुर आते होंगे, तो इस तरह से कोई एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बार एंड बेंच, फॉर एग्जांपल मनीष सर फ्राइडे नहीं रहते, मनीष सर तालुका कोर्ट जाते हैं फ्राइडे को, तो इस तरह से कोई अंडरस्टैंडिंग? वैसे अंडरस्टैंडिंग रहती है। जैसे अभी हम उमरेड के कोर्ट में जाते हैं तो उमरेड के कोर्ट के जो वकील है मोस्टली ट्यूसडे और फ्राइडे के दिन वो नागपुर आते हैं। अभी उमरेड में जैसे सीनियर डिवीजन का नया कोर्ट आ गया है तो उनका थोड़ा सा आना यहाँ पे कम हो गया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड जो मैटर है जैसे बेल मैटर सही है तो मोस्टली ट्यूसडे और फ्राइडे को नागपुर में आते हैं। सावनेर के वकील भी सोमवार के दिन आते हैं। तो ऐसे अलग अलग तालुका के दिन लोग जो है पर्टिकुलर एक दिन यहाँ पे पिक करके फिर वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उमरेड से हैं, हम सावनेर से हैं, तो सर हम यही दिन में आते हैं तो कृपया करके हमारा मैटर आप इस दिन रखिए। तो कोर्ट भी वो कंसीडर करके, कोर्ट को तो काम करना है, तो इसीलिए वो भी उनको एडजस्ट करके वो पर्टिकुलर तारीख, बाबू बेंच क्लर्क भी वो तारीख देंगे। और हमारे यहाँ के वकील भाई भी ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी जाते हैं तो वो भी वहाँ पे भी कोऑपरेशन मिल जाता है, बिल्कुल मिलता है। अभी सर एक थोड़ा सा सवाल जिसका आंसर आई नो वेरी डिफिकल्ट टू से, जी, बट एक दावा दाखिल होता है, उसके बाद वो दावा पूरा डिस्पोज ऑफ होने को अंदाजे कितना समय लगता है? सर वैसे तो पहले बहुत टेंडेंसी थी, लेकिन अभी कोर्ट की संख्या बढ़ गई है और लिटिगेशन का नेचर भी बदल गया है। जैसे पहले छोटे छोटे बाउंड्री डिस्प्यूट होते थे, अभी कैसे हो गया, जैसे नागपुर में अभी गुंठेवारी एक्ट आ गया है। गुंठेवारी एक्ट आने के कारण क्या हो गया है, सब पूरे लेआउट का फॉर्मेशन ये वो सब प्रॉपर तरीके के हो रहे हैं, इसलिए जो गुंठेवारी एक्ट के अंतर्गत बाउंड्री डिस्प्यूट यानी खत्म हुए मान लीजिए। तो अभी सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के भी, अभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी थोड़ा सा नेचर कम हो गया है, यानी जो लिटिगेशन का पैटर्न है सो अभी चेंज हो गया है।
और कैसा हो गया सीपीसीबी में थोड़ा अमेंडमेंट आ गया, जैसे डब्ल्यूएस फाइल करने के लिए 90 दिन का 90 डेज का पीरियड प्रिस्क्राइब किया है। बहुत अनरीजनेबल सर्कमस्टेंसेस रहे तो कोर्ट वो परमिशन देके वो डब्ल्यूएस उतने दिन के बाद एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज 90 डेज के बाद वो नो डब्ल्यूएस ऑर्डर हो जाता है और इमीडिएटली एविडेंस के लिए मैटर प्रोसीड हो जाता है। तो ये जो अमेंडमेंट आई है अभी सिविल प्रोसीजर में, तो उसके बदौलत अभी यानी जैसे 10-10 साल पहले दावे चलते थे, तो अभी एवरेज पीरियड पकड़े तो 2-2.5 साल में पूरा दावा, अगर दोनों पार्टी के वकील अच्छे रहे और वो अच्छे रहे तो 2-2.5 साल में वो दावा डिसाइड हो जाता है। मतलब काफी हाँ, नीचे मैं आ तो गया है। मेरे बारे में बता सकता हूँ कि मैंने तो एक दावा मेरा सिविल सूट का है, मेरे ऑफिस का जो 37 डेज में डिसाइड हुआ है सर। डिस्पोज ऑफ हो गया। यस सर, मेरे पास उसकी जजमेंट की कॉपी भी है। जब मेरे क्लाइंट कभी कभी पूछते हैं कि साहब कि कोर्ट में 10 साल लगते हैं 15 साल के, तो मैं उनको वो जजमेंट दिखाता हूँ कि भैया कोर्ट में 37 दिन में भी दावा डिसाइड हो सकता है। वेरी शॉर्ट पीरियड। यस यस यस, विद इन 37। सर अभी एक सवाल जो आपने पूछूंगा वो थोड़ा सा एज ए आप सेक्रेटरी हो बार के, वो हिसाब से कि अभी ये कुछ ई फाइलिंग का प्रोसेस बहुत बढ़ रहा है, हाँ तो उसके बारे में फिर बार की तरफ से आप लोग हमारे जो वकील भाई हैं जो सब तो कोई टेक्नो सेवी नहीं जी है, जी जी। तो उनके लिए कोई क्या कुछ एक छोटा सा देखो, program कुछ करना मैं भी अभी जो उम्र के पड़ाव में हूँ, मुझे भी उतना मोबाइल का या जो कंप्यूटर का है उतना मैं फैमिलियर नहीं रहता हूँ। और जैसा मेरे काम का नेचर है तो मुझे समय भी नहीं मिलता कि मैं वो मोबाइल में ज़्यादा करूँ। लेकिन क्या है, जैसे वक्त बदलता है, यानी मैं ऐसे जनरेशन से हूँ कि मैंने पुराना भी वक्त देखा है और नया भी दौर देख रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से वकील लोग हैं कि उनको ये दोनों दौर में जो आए हैं, लेकिन क्या होता है जैसे समय बदलता है वैसे अपने को भी बदलना चाहिए। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में हमारी 2 ई लाइब्रेरी है जहाँ हमने एक्सपर्ट कंप्यूटर वाले जो ऑपरेटर है वो रखे हैं। एक ई लाइब्रेरी में हमारे 12 कंप्यूटर है, दूसरी ई लाइब्रेरी में हमारे 12 कंप्यूटर है। तो मोस्टली बहुत से वकील लोग उसमें कंप्यूटर वगैरह वो करते हैं। तो जैसे ही ई लाइब्रेरी का जो अभी जो ई फाइलिंग का सिस्टम आया, तो हमारे जो मैनेजर हैं, हमारे जो लाइब्रेरी इंचार्ज साहब है मनोज जी मेंढे, उन्होंने भी उनको बताया कि इमीडिएटली आपको वहाँ स्कैनर की तरतूब करना है। और जो फाइलिंग का जो है वो अभी हम 2 दिन में वो डेमो भी ले रहे हैं सारे वकील लोगों को समझाने के लिए। और वो सुविधा हम हमारे ई लाइब्रेरी में भी हम वो रखने वाले हैं, ताकि हमारे जो मेंबर्स है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो वकील मंडल, उनको आसानी जाए वो फाइलिंग करने में। मतलब एक तरह से आपने ये बोला कि आपने टाइपिस्ट, हाँ। टाइपिंग, कंप्यूटर जी, एंड जी। नाउ ई फाइलिंग, Yes, तो yes. तीन एरा आपने देख रहा We are on the same time. पुराना भी और नया भी समय हम देख रहे हैं। तो it will be good for us that we can say that we are on the right time. तो मनीष सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, सर। कि आपने बहुत अच्छी हमें सिविल की जानकारी दी, और जो भी आपका उपक्रम है अभी रिगार्डिंग ई फाइलिंग में, उसके लिए भी आपको भी बहुत बहुत शुभेच्छा, ताकि हमारे सभी वकील भाई इसको सीखें। जी। और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ी तकलीफ सबको होने वाली जी है। जी, पेपर की भी बचत होने वाली हाँ। है और थोड़ा सा टेक्नो सेवी भी हो Yes. जाएगा। तो अच्छी चीजें, थोड़ा मोक्यूजिल की लोगों को थोड़ा दिक्कत जाएगी, लेकिन 2-4-5 महीने में वो भी उसको फैमिलियर Adapt हो हो जाएंगे। जाएंगे और अच्छा रहेगा सबके लिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड डे।